नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी दिखावा। सुबह के 8:30 बजे थे। जैसे ही समीर अपने कमरे से नाश्ता करने के लिए निकला, मम्मी आप समय पर नाश्ता कर लीजिए, मेरा क्या है, लेट भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी उम्र है ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। ये देखिए सब कुछ बनवाया है आपके लिए, फिर आप खा क्यों नहीं रही कुछ? अगर आपको ये नाश्ता पसंद ना हो तो आपके लिए कुछ और बनवा दूँ? कितने साल हो गए मम्मी जी आपको हमारे साथ रहते हुए, फिर भी आप लोग हैं कि हमें अपना समझते ही नहीं। शालू समीर को दिखाते हुए अपनी सास जानकी जी से कहती है। तभी समीर पहले अपनी पत्नी की बात सुनता है और फिर अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी हर वक्त आपका मुंह लटका ही रहता है। अभी दिखावा तो हो नहीं सकता जो आपके लिए कर रही है, क्योंकि दिन रात आपको पूछती है, आपके आगे पीछे लगी रहती है, आपकी इतनी देखभाल करती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती है। आखिर क्यों? कभी आप शालू से खुश रहती ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों मुंह लटका के रखती हैं। अब इससे ज़्यादा कोई बहू करेगी ही क्या? चलो छोड़ो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर नाश्ता करके समीर चला गया। समीर के जाते ही शालू बावर्ची छोटू से बोली, छोटू टेबल पर बस दलिया रहने दो और बाकी सारी चीज़ें उठाकर रसोई में रख दो। और हाँ, दोपहर में बुढ़ा बुढ़िया के लिए दाल रोटी बना देना, ज़्यादा कुछ बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है इनके लिए। और रात में मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी और उनके लिए आलू की सब्ज़ी बना देना, और साथ में नान। इन बुढ़ा बुढ़िया के लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। करते ही क्या ये लोग खाने के अलावा? सारा दिन मुंह चलता है चर 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 चर, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। जानकी जी करुण आवाज़ में बोली, बहू इतना दिखावा भी मत करो कि खुद को आईने में ना देख सको। मेरे बेटे के सामने तुम हमारे साथ प्यार से बात करती हो, हमारा ख्याल रखती हो, खाने पीने के लिए पूछती हो, और उसके जाते ही तुम हमें इंसान भी नहीं समझती। आखिर इतना दिखावा कोई अपनों के साथ कैसे कर सकता है? कोई कैसे कर सकता है अपनों के साथ ऐसा बर्ताव? क्यों करती हो बहू तुम ऐसे? शालू गुस्से में बोली, तेरा बेटा? भूल जा, एक समय था जब वो तेरा बेटा था, अब तो बस वो मेरा पति है, मेरा पति। इतने साल तो बेटे ने सेवा की, अब क्या चाहती है? जिंदगी भर तेरे पीछे ही घूमता रहे? अगर ऐसा था तो उसकी शादी क्यों की? हर वक्त घर में मनहूस की तरह मुंह फुलाकर घूमती रहती है, और जब बेटी से बात करती है तो बड़ी खुश होकर बात करती है। हम लोगों से क्या दुश्मनी है? अगर बेटी इतनी ही प्यारी है तो क्यों नहीं चली जाती उसके पास, हमारा भी पिंड छूटे। जानकी जी बोली, हाँ बहू, अपने बेटे के लिए जब हमने तुम्हें पसंद किया तो हमसे घोर गलती हुई थी, जिसका पश्चाताप पिछले 6 सालों से हम कर रहे हैं। और बेटी से तो मैं इसलिए अच्छे से बात करती हूँ ताकि उसे एहसास ना हो कि उसके भाई और भाभी हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कि उनका बर्ताव सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है। आज जो तुम कर रही हो ना, और जो भी दिखावा दिखा रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करें, बस ये सोच कर घबराती हूँ। शालू बोली, कहीं तूने कोई गलत फहमी तो नहीं पाल ली कि तू कोई महादेवी है और मैं तेरे प्रवचन बैठकर सुनूंगी? खाना खाना है तो खा, नहीं तो निकल, सो जाकर। अरे तुझसे समझदार तो बुढ़ा है, जो मिलता है चुपचाप निगल लेता है और चलते बनता है। इतना कहकर शालू फ़ोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज़ की यही कहानी थी। समीर के सामने शालू अपने सास ससुर की खूब देखभाल करती, उनकी चिंता करने का दिखावा करती और उनके आगे पीछे लगी रहती कि मम्मी जी ये खा लीजिए, पापा जी वो खा लीजिए, पर पीठ पीछे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। कभी कभी तो गालियां भी देती थी उन्हें। समीर ऑफिस से आता, माता पिता से हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे को परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा नहीं था कि उसे कुछ दिखता भी नहीं था। बहुत कुछ वो देखकर भी अनदेखा करता था। ऐसा लगता था कि वो वही देखता है जो उसकी पत्नी दिखाना चाहती है। वो उसी के रंग में रंगा हुआ था। थोड़ी देर बाद जानकी जी के पति राम बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठकर दलिया खाने लगे। वो बोली,
आखिर रोज़ रोज़ आप ये कैसे खा लेते हैं? राम बाबू बोले। और कोई चारा है? रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलते हैं, पर तुम्हें था कि नहीं, बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के व्यंजन मुझसे खाए नहीं जाएंगे और लोगों के सामने दिखावे के लिए मैं मुस्कुराता हूँ ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर न उठाई जाए कि क्या परवरिश दी है अपनी औलादों को। उनकी बात सुनकर वो और रोने लगी तो राम बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब रो मत, अब चलो घर में ही थोड़ा टहल लो, क्योंकि अगर शुगर की दवाई ज़्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू की तुम्हें 2 बातें सुननी पड़ेंगी। इतना कहकर राम बाबू जानकी जी का हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी स्नेहा का फ़ोन आया। पापा, आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? राम बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल मस्त। अभी अभी मौसमी का जूस, ढेर सारे फल खाए हैं, दलिया खाया है, भाई मन चंगा हो गया। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पहले तो आप सुबह में 1 रोटी सब्जी और 1 गिलास दूध पीते थे, फिर आप कब से ये सब खाने लगे? आपका रूटीन कब से चेंज हो गया? वो बोले, अब बेटा मैं भी शहरी बन गया हूँ, उनके जैसी देखा देखी करता हूँ थोड़ा बहुत। इतना कहकर दिखावे की हंसी बेटी को सुनाने लगे। किसी ने सच ही कहा है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। राम बाबू बेटी से बात करने में लग गए और उनका ध्यान जानकी जी से हटा। तभी अचानक जानकी जी का बैलेंस बिगड़ गया और उनका हाथ टेबल पर रखे टी सेट से टकरा गया और वो टूट गया। बेटी बोली, पापा लगता है कुछ टूट गया है। राम बाबू बोले, कुछ नहीं, बस वो लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर वो हड़बड़ा कर जल्दी से उन्होंने फ़ोन रख दिया। तभी कमरे से शालू भागकर निकली और बोली, हे भगवान, हर वक्त कुछ ना कुछ घर में नुकसान करते रहते हैं बुढ़ा बुढ़िया, मेरी तो जान लेकर रहेंगे ये। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठ कर करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ढंग से रहो। अरे बुढ़े, तुझे तो मैं समझदार समझती थी, पर तू तो अल्हड़ निकला। पता है ना, ये टी शर्ट मेरे मायके से आया था, अब इसकी भरपाई क्या तेरी बेटी आके करेगी? सालू शेर पकड़कर बैठ गई। राम बाबू बोले, बहू बस 1-2 कप ही तो टूटा है, वो तो बाजार में भी मिल जाएगा, पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्द तो ना कहो। और फिर इस घर से मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो हमारे लिए खर्च करेगी? शालू बोली, हा, जरा इनके तेवर तो देखो, अपनी ज़िंदगी जी ली और हमारा जीना हराम कर दिया इसने। जब चलने फिरने में दिक्कत होती तो घर में घूमते ही क्यों हो? एक जगह पड़े रहो ना। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, उठाओ इसे। तभी शालू का बेटा सौरभ वहाँ आ जाता है और वो बोलता है, क्या बात है मम्मी, किस पर नाराज़ हो रही हैं आप? वो बोली, वो बेटा किसी पर नहीं, छोटू को डांट रही थी कि वो दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकता है, तमीज़ से बात ही नहीं करता है। छोटू, और छोटू, ये कप टूट गया, इसे जल्दी से यहाँ से हटा, वरना मम्मी जी को लग जाएगी। और बेटा तुम कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। राम बाबू को बोला, दादाजी आप ठीक हैं? राम बाबू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसे ही रखे जैसे तुम अभी हो। चाहे कितनी भी तरक्की कर लो, सदा अपने माँ बाप के लिए अपने मन में जगह रखना, इज्जत रखना, कभी दिखावा मत करना, सच्चे दिल से चाहना उन्हें। सौरभ हैरानी से बोला, क्या बात है दादाजी, आज आपने मुझे सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिए। राम बाबू कुछ कहते उससे पहले शालू बोले, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है बेटा, जल्दी जाओ, दादाजी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो यहीं रहते हैं, बाद में आके बातें कर लेना आप। और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गए होंगे, शालू ने आंखें दिखाते हुए कहा। शाम को जानकी जी राम बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया दोपहर में
दाल रोटी। शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है। ज़रा छोटू को बुला दो। कुछ कहती हूँ उसे कि कुछ बना दे। छोटू आया तो जानकी जी बोली, छोटू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे। बेटा बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ, पर शाम ये पापी पेट नहीं मानता शाम को। छोटू ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बना कर दिया। थोड़ी देर बाद शालू घर आई। खुशबू लेते हुए बोली, छोटू तुमने कुछ बनाया है क्या? छोटू डरते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं मालकिन। शालू बोली, झूठ मत बोलो। छोटू ने सब बता दिया। शालू बोली, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनेगा, और अगली बार से अगर ऐसी गलती की ना तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। छोटू चुपचाप सिर लटका कर चला गया रसोई घर में। अब जानकी जी घर से निकलती तो नहीं थी। राम बाबू कभी कभी नीचे टहलने के लिए निकल जाते थे। एक बार राम बाबू अपने एक दोस्त के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बोलने लगे, आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं, लेकिन हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। पत्नी का भी यहाँ मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूँ। सोचा था शहर में आकर रहूँगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वो तो और ख़राब होती जा रही है। दोस्त ने कहा, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कोई दूसरा साधन भी तो नहीं होता। पर जिनके पास साधन है उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना ये ज़िंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। राम बाबू बोले, दोस्त बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैंने सुना है तुम भी गांव जा रहे हो। दोस्त ने कहा, अब क्या छुपाना यार तुमसे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा रूप दिखाया कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए करूँगा, जो रूखी सूखी मिले कम से कम स्वाभिमान से जी लूँगा, इन लोगों पर निर्भर तो नहीं रहूँगा। इतना कहते कहते दोस्त की आंखें भर आईं। राम बाबू बोले, यार और कुछ मत कहे, मैं समझ गया, जो तेरी गति वो मेरी गति, जो तेरा हाल वो मेरा हाल। मैं सोचता था कि मैं ही अभागा पिता हूँ, पर लगता है ना जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी काट रहे होंगे। तुमने तो हमें रास्ता ही दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय किया और अपने अपने घर चले गए। घर आकर राम बाबू ने जानकी जी को पूरी बात बताई। जानकी जी बोली, मेरी जो हालत है, क्या गांव में मैं आप पर बोझ नहीं बन जाऊंगी? वो बोले, वहाँ हम एक दूसरे पर बोझ बनेंगे, पर यहाँ अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। यहाँ दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते हैं, गालियाँ खाते हैं हम यहाँ पर। वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के 2 रूखी सूखी रोटी ही सही, लेकिन अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने बेटी को फ़ोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। बेटी हैरानी में थी, क्योंकि जब भी वो 2-3 दिन के लिए आती तो उसे एहसास भी नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत भी है यहाँ। बेटी बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने ये भी नहीं सोचा कि कल उनके साथ अगर ये सब हो तब क्या होगा? वे खुद को आईने में देख पाएंगे? पिता बोले, बेटा अब हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की ज़िंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अगर कभी मेरे घर वालों के मुंह से आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इससे तो अच्छा मैं वहीं आकर आपकी देखभाल कर लूँगी।
कम से कम आप वहाँ किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं जिएंगे, किसी की दो बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी आपको। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन राम बाबू ने समीर से कहा, बेटा हम गांव जाना चाहते हैं। समीर बोला, अब ये क्या नाटक लगा रखा है? रोज़ सोचता हूँ आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा, पर नहीं, वही लटके हुए चेहरे। अरे अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, फिर क्या दिक्कत हो गई? राम बाबू बोले, बेटा जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ज़िंदगी चलाता ही रहा, अब ज़िंदगी को चलाना ही तो नहीं चाहते हम, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और वो भी बिना दिखावे के। हमने तो तुम्हें दिखावे का प्यार तो नहीं दिया था और ना ही देते हैं, फिर ये दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों आया? कभी सोचना इस बारे में आराम से बैठकर। शालू बोली, अरे सुनिए ना, आप क्यों इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, हमने तो अपनी तरफ से कभी कोई कमी छोड़ी नहीं। जानकी जी बोली, हाँ बहू सही कहा तुमने, बहुत दिखावे का मान सम्मान दिया तुमने, पर इतना भी दिखावा मत करो कि आईने के सामने खुद को ना देख सको। राम बाबू बेटे से बोले, अपने साथ लाया तो बहुत कुछ था, बस स्वाभिमान लेकर जा रहा हूँ, बाकी तो तुम सब पर निछावर कर दिया, अब जो बचा है उसे लुटा नहीं सकता। चलो जानकी, एक बार फिर से ज़िंदगी शुरू करते हैं, पर इस बार किसी का मोह नहीं होगा। इतना कहकर वो नए सफ़र पर चल पड़े अपने गांव की ओर। पुराने लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। वो प्रेम दिखावा नहीं था। जैसे ही राम बाबू पहुँचे, उन्होंने देखा बेटी पहले से ही गांव में पहुँची हुई है। माँ के आने से पहले उसने घर की पूरी साफ सफाई और सारा सामान अच्छे तरीके से रख दिया था। ऐसा होता है माता पिता के लिए सच्चा प्रेम, जहाँ कुछ पाने की चाहत नहीं होती तो दिखावा भी नहीं होता। बेटी को देखते ही जानकी जी फूट फूट कर रोई। उन्होंने रो रो कर अपना सब हाल कह सुनाया। बेटी ने गले लगाकर माँ को वही पुराना हौसला दिया जो कभी बचपन में माँ उसे चोट लगने पर दिया करती थी। जानकी जी को गांव में मालिश वाली मिल गई, जो रोज़ आकर उनके हाथ पैर की मालिश करती थी। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी होने लगा। अब दोनों खुश रहने लगे। बची हुई ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बताएं, और कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।